नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 28 जून 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1, डिपुओं में कब मिलेगा 2 माह का कोटा? जाने यहाँ हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। जुलाई महीने में डिपुओं में चीनी का 2 महीनों का कोटा मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। खाद्य आपूर्ति विभाग ने दामों में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी चीनी अब भी उतनी ही मीठी रहेगी, चाहे महंगी हो या सस्ती। नए टेंडर की वजह से उपभोक्ताओं को थोड़ी परेशानी हुई थी, जैसे कि किसी शादी में बारातियों का देरी से आना। पर अब विभाग ने आपकी परेशानी दूर कर दी है और चीनी के 2 महीनों का कोटा देने का वादा किया है। अब हिमाचल में कुल 19,60,467 राशन कार्ड धारकों के घर मिठास बरकरार रहेगी। इस बार डिपुओं में कुछ नई तरकीबें भी लाई गई हैं। अब उपभोक्ताओं को राशन ओटीपी के माध्यम से मिलेगा। फिंगरप्रिंट की कोई जरूरत नहीं होगी। बस राशन कार्ड में दर्ज किसी एक सदस्य के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। डिपो होल्डर आपसे संपर्क करेंगे और आपसे ओटीपी की जानकारी लेंगे। आधार और मोबाइल नंबर के मामले में हमारे राशन कार्ड धारक भी डिजिटल युग में पीछे नहीं हैं। 99.84% लोगों के आधार और 94.40% का मोबाइल नंबर दर्ज हो चुका है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होते ही आपको बस हाँ या न में जवाब देना होगा। खाद्य आपूर्ति नियंत्रक कांगड़ा पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि अगले महीने लाखों राशन कार्ड धारकों को चीनी का 2 महीने का कोटा मिलेगा। कांगड़ा के 7 गोदामों में चीनी का कोटा भेज दिया गया है। तो तैयार हो जाइए डिपो की कतार में लगने के लिए और अपने मीठे सपनों को साकार करने के लिए। समाचार नंबर 2, शिक्षा विभाग सख्त, हर माह की 5 तारीख तक दे रिपोर्ट। हिमाचल के शिक्षण संस्थानों में हो रहे छेड़छाड़ के मामलों पर शिक्षा विभाग ने आखिरकार सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। हर शिक्षण संस्थान को निर्देश दिए गए थे कि वे अपनी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी की रिपोर्ट हर महीने की 5 तारीख तक निदेशालय भेजें। लेकिन शायद शिक्षण संस्थानों ने सोचा कि ये सिर्फ एक दोस्ताना निवेदन है। अब शिक्षा विभाग ने एक बार फिर रिमाइंडर जारी किया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि हर हालत में हर महीने की 5 तारीख को रिपोर्ट भेजनी होगी। ऐसा न करने पर संस्थान के मुखियाओं पर कार्रवाई होगी। यह स्पष्ट संदेश है कि हम मजाक नहीं कर रहे। हिमाचल के स्कूलों में छेड़छाड़ के मामलों की संख्या बढ़ रही है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से हर शिक्षण संस्थान में सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी बनी है, लेकिन फिर भी मामलों की संख्या में कमी नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है जैसे स्कूलों ने इस कमेटी को एक गुप्त क्लब बना दिया है, जहां बैठकें नहीं होती और समस्याएं खुद ही गायब हो जाती हैं। डॉक्टर अमरजीत शर्मा, उच्च शिक्षा निदेशक, ने सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूलों को अलर्ट किया है। जून में ही 3 मामले सामने आए हैं। कांगड़ा के जवाली में सरकारी स्कूल की छात्राओं ने अध्यापक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। 19 जून को चौपाल के एक स्कूल में 11 छात्राओं ने स्कूल के साथ की दुकान के दुकानदार पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। और 21 जून को मंडी जिले के जोगिंद्रनगर क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल की 4 छात्राओं ने भी छेड़छाड़ की शिकायत की। मामले सामने आने के बाद पुलिस ने मुख्य शिक्षक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस में कितने मामले दर्ज हैं, इसकी भी रिपोर्ट मांगी गई है। तो अब से शिक्षण संस्थानों को हर महीने की 5 तारीख तक रिपोर्ट देना होगा, वरना कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। शिक्षण संस्थानों के मुखियाओं को अलार्म सेट करना न भूलें, क्योंकि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। समाचार नंबर 3, धर्मशाला में अटका महत्वाकांक्षी परियोजना का काम। धर्मशाला के ढगवार में प्रस्तावित 132 करोड़ की महत्वाकांक्षी परियोजना यूनिटी मॉल पर सभी नेता ऐसे नजरें गड़ाए बैठे हैं जैसे बच्चे अपनी मम्मी के हाथ से चॉकलेट का डिब्बा लेने का इंतजार करते हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इस अनूठी परियोजना का तोहफा दिया है,
लेकिन लगता है हिमाचल की सरकार ने इसे अब तक उपहार की तरह खोलकर नहीं देखा है। धर्मशाला के ढगवार में भूमि संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर अप्रूवल के लिए भेजी गई थीं, लेकिन भूमि स्थानांतरण के कार्य को अब तक हरी झंडी नहीं मिली है। पहले शिमला और अब कांगड़ा के ही एक नेता इस बड़े प्रोजेक्ट को दूसरे स्थान पर ले जाने की कवायद में जुटे हैं। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी से धीरे धीरे विभागीय कार्यालय शिफ्ट करने का खेल अब भी जारी है। पहले धर्मशाला में टूरिज्म के अंतर्गत चलने वाले एडीबी ऑफिस को नगरोटा बगवा शिफ्ट किया गया और अब धर्मशाला में प्रस्तावित करीब 132 करोड़ के यूनिटी मॉल को भी अंदर खाते शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। हिमाचल के लिए एक यूनिटी मॉल मिला है जिस पर 132 करोड़ खर्च होने हैं। इसमें एक ही स्थान पर पूरे देश के सभी राज्यों के खानपान और संस्कृति की झलक दिखाने वाले विशेष काउंटर स्थापित कर बड़ा केंद्र विकसित किया जाना है। अन्य राज्यों में इसके काम शुरू हो चुके हैं, लेकिन हिमाचल में यह परियोजना ऐसे अटकी है जैसे सड़क पर ट्रैफिक जाम। उम्मीद थी कि उपचुनाव के बाद रुके हुए काम गति पकड़ेंगे, लेकिन फिलहाल इन बड़ी एवं महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर ब्रेक लगे हुए हैं। और हाँ, सीयू कैंपस भी फंसा हुआ है। धर्मशाला में प्रस्तावित सीयू कैंपस का निर्माण भी अटका हुआ है। असेसमेंट का काम पूरा न होने पर जनता अब सवाल खड़े करने लगी है। समय बीतने के साथ ही लोगों को अब यह भी चिंता सताने लगी है कि कहीं उनसे सीयू भी छिटक न जाए। तो कुल मिलाकर धर्मशाला की यह महत्वाकांक्षी परियोजनाएं ऐसी फंसी हैं जैसे किचन में मम्मी का हाथ घी के डिब्बे में फंस जाए। अब देखना यह है कि इन परियोजनाओं की गाड़ी कब पटरी पर आती है। समाचार नंबर 4। कृषि विश्वविद्यालय प्रकरण पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बोले, झूठ। हिमाचल सरकार और राजभवन के बीच का तनाव अब ऐसे सबके सामने आ चुका है जैसे सुबह की चाय के साथ अखबार। गुरुवार को राजभवन ने प्रेस वार्ता बुलाई, जिसमें राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और कृषि विवि पालमपुर में कुलपति की नियुक्तियों को लेकर राज्य सरकार और कृषि मंत्री चंद्र कुमार के बयानों पर रोशनी डाली। राज्यपाल ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में कुलपति की नियुक्ति को लेकर कृषि मंत्री चंद्र कुमार झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कुलपति की नियुक्ति राजभवन ने रोक रखी है, जबकि असल में फाइल उनके पास पेंडिंग है। गवर्नर बोले, यह सब कुछ राजभवन पर मत डालो भाई। राज्य सरकार ने एक बिल पारित कर भेजा था, जिसमें कहा गया था कि कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार की सहमति से होगी। इससे पहले इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और राजभवन से नामित व्यक्तियों की सर्च कमेटी फैसला लेती थी। नया फॉर्मेट जो राज्य सरकार ने भेजा है, उस पर राजभवन ने स्पष्टीकरण मांगा है और अब तक वह वापस नहीं आया है। कृषि मंत्री ने जब यह बात कही तो राजभवन के सचिव ने इसका खंडन किया था, लेकिन मंत्री ने अपनी रट लगाए रखी। गवर्नर ने कहा, मुझे मजबूरी में मीडिया के सामने आना पड़ा, क्योंकि मंत्री जी बार बार वही पुरानी कहानी सुना रहे थे। कृषि विश्वविद्यालय के लिए सर्च कमेटी की प्रक्रिया राजभवन ने शुरू कर दी थी, लेकिन मामला कोर्ट में जाने के कारण यह रुक गई। वहीं प्रदेश विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति का मामला भी राज्य सरकार के स्तर पर पेंडिंग है। सरकार के सुझाव पर ही उन्होंने मुख्य सचिव को सर्च कमेटी का अध्यक्ष बनाया, लेकिन अब कोई पैनल राजभवन को चयनित कर नहीं दिया जा रहा है। राज्यपाल ने योग दिवस पर राज्य सरकार की लापरवाही का भी संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा, योग देश का गौरव है, जिसे यूएन ने भी मान्यता दी है। लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को खत्म करने के बिल पर राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार से पूछा गया है कि हाई कोर्ट के आदेश को लागू किया गया या नहीं। अभी जवाब नहीं मिला है, उसके बाद ही फैसला होगा। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट (FRA) से संबंधित मामले पर राज्यपाल ने कहा कि वह किन्नौर जिला में नौतोड़ देने के पक्षधर हैं, लेकिन इसमें वाइब्रेंट विलेज के नियमों के अनुसार ही काम होगा। सरकार से उन्होंने पूछा था कि आवेदक कितने हैं और कौन है। इस जानकारी को देने में देरी की गई है। कांग्रेस सरकार के 6 मुख्य संसदीय सचिवों और भाजपा के 9 विधायकों को लेकर हाई कोर्ट और स्पीकर के पास चल रहे मामलों पर गवर्नर ने कहा, विधानसभा अध्यक्ष एक संवैधानिक पद है और इस पर वह कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। गरिमा सिर्फ पद की नहीं, संस्था की भी होती है, इसलिए वह राजभवन की मर्यादा से बाहर नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल का यह संदेश था कि सच का सामना करें, झूठ का सहारा न लें।
समाचार नंबर 5 और मजबूत हुई प्रदेश सरकार, फेल हो गया भाजपा का मिशन लोटस। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार की मजबूती का ऐसा डंका बजाया कि भाजपा का मिशन लोटस तो चुपचाप कोने में बैठकर रो रहा होगा। उन्होंने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा कि प्रदेश में भाजपा का मिशन लोटस फेल हो चुका है और कांग्रेस सरकार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। उन्होंने यह बात नालागढ़ के बघेरी, मस्तानपुरा, अम्बवाला, दत्तोवाल और खेड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप बावा के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए कही। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, विगत विधानसभा चुनावों में जिनके ठाकुर को मंच पर धकेल दिया गया था, वे आज उन्हीं के लिए प्रचार कर रहे हैं। यह राजनीति भी क्या क्या रंग दिखाती है। उन्होंने बड़े ही गर्व से बताया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार स्थिर है और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद सरकार और भी मजबूत हो जाएगी। हमारी सरकार में 38 विधायक हैं और हम नालागढ़ से 39वां विधायक मांगने आए हैं। जनता का उत्साह बता रहा है कि नालागढ़ से कांग्रेस का विधायक रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करने जा रहा है। अग्निहोत्री ने विपक्ष की साजिशों पर भी तीखा प्रहार किया और कहा, 9 विधायकों ने हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की, लेकिन वे ऐसा करने में विफल रहे। इनमें से 4 विधायक तो घर बैठ चुके हैं और बाकी 3 निर्दलीय भी इन उपचुनावों के बाद घर बैठ जाएंगे। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, विनय कुमार, धनीराम शांडिल, कुलदीप राठौर, राम कुमार, संजय अवस्थी और रामलाल ठाकुर सहित अन्य नेता भी मौजूद थे। जब भाजपा ने कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप बावा के आपराधिक इतिहास पर सवाल उठाए तो अग्निहोत्री ने कहा, भाजपा विधायकों के खिलाफ भी मामले हैं, लेकिन बावा सिर्फ राजनीतिक मामलों में शामिल हैं। 9 विधायकों के फैसले का विधानसभा में इंतजार है और स्पीकर के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए उन्हें सजा मिलेगी। अंत में उन्होंने जनता से अपील की कि सत्ताधारी पार्टी के विधायक बावा को चुने और 10 जुलाई के बाद क्षेत्र की पानी संबंधी समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस सरकार को किसी भी मिशन लोटस की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी ताकत और समर्थन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। भाजपा का मिशन लोटस अब बस एक सपने की तरह रह गया है। समाचार नंबर 6, बद्दी की जमीन के भीतर घुला जहर, मानवीय स्वास्थ्य को खतरा। बद्दी बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र की जमीन में ऐसा कुछ घुला है कि मछलियां भी पानी पीने से मना कर रही हैं। भूजल प्रदूषण अब इतना खतरनाक हो गया है कि वैज्ञानिक खुद को डुबोने के लिए साफ पानी साथ लाने लगे हैं। यह प्रदूषण भूतल से 30 से 80 मीटर की गहराई तक पाया गया है। कोर्ट ने IIT मंडी की रिपोर्ट देखकर पाया कि बद्दी के भूजल में भारी धातुओं और जियोजेनिक यूरेनियम के तत्व मिल चुके हैं। पानी में कार्सिनोजेनिक रसायनों की मौजूदगी से लोगों की सेहत पर तलवार लटक रही है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिए हैं कि वे इस भयानक जलकुंड से निपटने की अपनी कार्य योजना कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। कोर्ट ने BBNDA, बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण को भी इस रिपोर्ट पर अपनी कार्रवाई से अवगत कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को BBN क्षेत्र में भूजल प्रदूषण की जांच IIT मंडी से करवाने के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट ने सोलन जिले के बद्दी में कॉमन एफफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता से कम दोहन के मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष सहित जिलाधीश सोलन, SDM नालागढ़, CEO BBNDA, प्रतिनिधि बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और CEO बद्दी इंफ्रास्ट्रक्चर बद्दी टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। बद्दी में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले गंदे पानी का सही से उपचार नहीं हो पा रहा है, जिससे बद्दी का पर्यावरण और लोगों की सेहत दोनों खराब हो रहे हैं। 60 करोड़ की लागत से स्थापित कॉमन एफफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की प्रस्तावित क्षमता 250 लाख लीटर प्रतिदिन गंदे पानी का उपचार करने की है, लेकिन असल में 110 लाख लीटर प्रतिदिन ही पानी का उपचार हो रहा है। त्रैमासिक बैठक में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने खुलासा किया कि बद्दी के प्राकृतिक जल स्रोत औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले गंदे पानी से प्रदूषित हो रहे हैं, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। मामले पर सुनवाई 16 जुलाई को होगी। तो जब तक ये पानी साफ होता है, तब तक घर में मिनरल वाटर की बोतलें ही सच्चे साथी हैं। समाचार नंबर 7, प्रदेश सरकार पर बरसे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सुक्खू सरकार के 18 महीने के कार्यकाल में 12 बहाने दिए गए, बाकी कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हिमाचल में सरकार पति, पत्नी और मित्रों के सहारे चल रही है। धलियारा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बिंदल बोले, मुख्यमंत्री की पत्नी को टिकट मिलने से कांग्रेस में ज्वालामुखी धधक रहा है, जो 10 जुलाई के बाद फट सकता है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि वे अपनी पत्नी को चुनाव नहीं लड़ाना चाहते थे, पर हाईकमान का आदेश है। बिंदल ने कहा, कोई मजबूर मुख्यमंत्री जन कल्याण नहीं कर सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, जो 1 साल में 1 लाख नौकरियों का वादा करती थी, अब नौकरी देने वाले संस्थान को ही बंद कर चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में अव्यवस्था का आलम है और प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। मुख्यमंत्री के करीबी के बेटे को पुलिस ने दूसरे राज्य से शॉर्प शूटर बुलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बिंदल ने कहा, मुख्यमंत्री ने 2 दर्जन से ज्यादा मित्रों को कैबिनेट रैंक और अन्य ओहदे बांट दिए हैं, लेकिन गरीबों के लिए उनके खजाने में कुछ नहीं है। बिंदल ने उपचुनावों के लिए भी मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, एक योजना के तहत समय पर 3 निर्दलीय विधायकों के त्यागपत्र स्वीकार नहीं किए गए। अगर समय पर त्यागपत्र स्वीकार होते तो लोकसभा चुनावों के साथ ये चुनाव भी हो जाते और जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता। उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस सरकार ने कर्ज लेने में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 18 महीने में 30,000 करोड़ का कर्ज लिया जा चुका है और अब 9,000 करोड़ का और कर्ज लेने की तैयारी है। इस अवसर पर देहरा के चुनाव प्रभारी विपिन सिंह परमार, विक्रम ठाकुर, राकेश जम्वाल, विश्वचक्षु, संजीव शर्मा सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। समाचार नंबर 8। जयराम का दावा, चंद दिनों की मेहमान है सुक्खू सरकार। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को लेकर भविष्यवाणी की है, जो ज्योतिषी भी जलन से हरे हो जाए। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार अब बस चंद दिनों की मेहमान है। जल्द ही प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने वाली है और तब विकास की ट्रेन फिर से सुपरफास्ट स्पीड पर दौड़ेगी। उन्होंने जनता से कहा कि नालागढ़ उपचुनाव में मुकाबला सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच नहीं, बल्कि धरतीपुत्र और बाहरी के बीच है। जनता धरतीपुत्र केएल ठाकुर को जिताकर विधानसभा भेजेगी, ऐसा उन्होंने विश्वास जताया। जयराम ठाकुर ने मंझौली और रामशहर में जनसभाओं को संबोधित करते हुए सुक्खू सरकार पर खूब तंज कसे। उन्होंने दावा किया कि उपचुनाव में भाजपा 3 सीटें जीतेगी और यह उपचुनाव सीएम की तानाशाही की वजह से हो रहे हैं। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, कांग्रेसी कहते हैं कि यह सुक्खू की सरकार है, लेकिन सुख की अनुभूति किसे हो रही है, यह तो खुद सुक्खू भी नहीं जानते। जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को झूठ की सरकार कहा और आरोप लगाया कि उन्होंने झूठी गारंटियों और वादों के दम पर सत्ता में आई और अब भी झूठ के सहारे ही टिके हुए हैं। उन्होंने जनता के मूड का हवाला देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 68 में से 61 सीटों पर भाजपा को बढ़त देकर जनता ने साबित कर दिया है कि कांग्रेस जनमत खो चुकी है। मुख्यमंत्री अपने ही हलके में पिछड़ गए, जिससे स्पष्ट हो गया है कि वे अपने ही लोगों का विश्वास खो चुके हैं। भाजपा की उपलब्धियां। जयराम ठाकुर ने गर्व से बताया कि हिमाचल में 2 बड़े प्रोजेक्ट्स, बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क, केंद्र की भाजपा सरकार ने दिया है। ये प्रोजेक्ट्स नालागढ़ में स्थापित हो रहे हैं और केंद्र सरकार 300 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। तो अगर कोई विकास की गाड़ी की टिकट पूछे तो बता देना, भाजपा एक्सप्रेस ही सही ट्रेन है। समाचार नंबर 9। बॉर्डर पर स्थापित माइनिंग चेक पोस्ट होंगी बंद। ऊना जिले के बॉर्डर पर स्थापित माइनिंग चेक पोस्ट, जो खनन गतिविधियों पर नजर रखने और पंजाब में अवैध खनन सामग्री की तस्करी को रोकने के लिए बनाई गई थीं, अब बंद होने जा रही हैं। उद्योग विभाग ने इन पोस्टों को अपर्याप्त और अप्रभावी बताते हुए इन्हें बंद करने की सिफारिश की है। विभाग का कहना है कि इनकी जगह 4 फ्लाइंग स्क्वाड टीमों का गठन किया जाएगा, जो अधिक प्रभावी साबित होंगी। जिला ऊना, जो पहले ही खनन गतिविधियों के लिए कुख्यात है, में सोमभद्रा नदी में अवैध खनन के जरिए बड़े पैमाने पर पंजाब को खनन सामग्री की तस्करी की जा रही थी। इसे रोकने के लिए माइनिंग चेक पोस्ट स्थापित की गई, लेकिन वे भी अपने काम में सफल नहीं हो पाई। महतपुर, बाथड़ी, पोलिया, पंडोगा और गगरेट जैसे 5 स्थानों पर ये चेक पोस्ट लगाए गए थे, लेकिन ये पोस्ट सफेद हाथी साबित हुई। पहले तो सरकार ने इन पोस्टों का जिम्मा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सौंपा, लेकिन बाद में उन्हें भी हटा दिया गया।
अब ये चेक पोस्ट कर्मचारियों के अकाल से जूझ रही हैं और कमाई के मामले में भी कुछ खास नहीं कर पा रही हैं। इनका काम केवल खर्च बढ़ाना ही रह गया है, खासकर कर्मचारियों के वेतन के मामले में। ऊना जिले के ऐसे कई पॉइंट हैं जहां से आसानी से पंजाब में प्रवेश किया जा सकता है, लेकिन खनन विभाग की पहल पर केवल 5 ही पॉइंट पर चेक पोस्ट बनाई गयी। विभाग ने इनके लिए वेइंग मशीन का प्रबंध नहीं किया, जिससे खनन सामग्री की सही मात्रा का पता नहीं चल पाता। अब तस्कर उन रास्तों का उपयोग कर रहे हैं जहां चेक पोस्ट नहीं है और खनन सामग्री की तस्करी जारी है। उद्योग विभाग के निदेशक राकेश प्रजापति ने बताया कि इन चेक पोस्टों को बंद करने की सिफारिश की गई है और इनके स्थान पर 4 फ्लाइंग स्क्वाड टीमों का गठन किया जाएगा। उम्मीद है कि ये टीमें तस्करों को पकड़ने में अधिक सफल साबित होंगी। तो लगता है कि चेक पोस्टों की जगह अब फ्लाइंग स्क्वाड ही तस्करों के नए सरदर्द बनने वाले हैं। समाचार नंबर 10, धर्मशाला सिंथेटिक ट्रैक खतरे में, स्टीपल चेज फील्ड की हालत भी खस्ता। धर्मशाला का मशहूर सिंथेटिक ट्रैक, जो देश विदेश के एथलीटों की पहली पसंद है, अब खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। 2012 में बने इस ट्रैक के निचले हिस्से से डंडे उखड़ने लगे हैं और रबड़ कई जगह से छिल गई है। ऐसे में ट्रैक पर गड्ढे पड़ गए हैं, जिससे खिलाड़ियों को दिक्कत हो रही है। ट्रैक की देखभाल के मामले में किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई है, इसलिए अब हालत और भी बदतर हो गई है। जिला युवा सेवाएं एवं खेल विभाग कांगड़ा के धर्मशाला में बने इस करोड़ों की लागत वाले सिंथेटिक ट्रैक में दरारें और गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं। भूमि धंसने के कारण ट्रैक की लाइन एक तरफ से बैठ गई है और अब ट्रैक के आसपास की दरारें और भी बड़ी होती जा रही हैं। हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग के लिए यह ट्रैक देश विदेश के एथलीटों की पहली पसंद बन चुका है, लेकिन अब इसकी हालत देखकर कोई भी सिर पकड़कर बैठ जाएगा। सिर्फ सिंथेटिक ट्रैक ही नहीं, बल्कि स्टीपल चेज फील्ड की हालत भी खस्ता है। यहाँ लगे बोर्ड की लकड़ी सड़ गई है और कीलें बाहर निकल आई है। इससे खिलाड़ियों को चोट लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। 3 साल पहले शॉटपुट, डिस्कस थ्रो और हैमर थ्रो के सुरक्षा पोल भी हटाए गए थे, जो आज तक नहीं लगाए गए। इसके अलावा प्रतियोगिताओं के दौरान खिलाड़ियों के हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरे लगाए जाते हैं, लेकिन स्ट्रिप जगह से टूट चुकी है। कोई इसे ठीक करने की परवाह नहीं करता। जिला युवा सेवाएं एवं खेल विभाग कांगड़ा के अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे सन्नी कुमार ने बताया कि निदेशक और तकनीकी टीम ने ट्रैक का निरीक्षण किया है। तकनीकी टीम का कहना है कि भूमि धंसने के कारण डंडे धंस रहे हैं। इसे ठीक करने के लिए प्रपोजल बनाकर सरकार और विभाग को भेजा गया है। जल्द ही ट्रैक को दुरुस्त किया जाएगा। तो अगली बार अगर आप धर्मशाला के सिंथेटिक ट्रैक पर दौड़ने जाएं, तो ध्यान रखें कि यह ट्रैक अब सिंथेटिक एडवेंचर पार्क में बदल चुका है। समाचार नंबर 11, 2 कृत्रिम झीलों की जांच करेगी भारतीय सेना। किन्नौर जिला के काशंग सहित सांदला कंडा में 2 बड़े ग्लेशियर झीलों के आइडेंटिफाई होने के मामले पर डीसी किन्नौर ने बताया कि जुलाई माह के दूसरे हफ्ते में इन दोनों स्थानों पर आर्मी, आईटीबीपी, रेवेन्यू सहित स्थानीय लोगों के माध्यम से एक एक्सपीडिशन किया जाएगा, ताकि यह पता लगाया जाएगा कि भविष्य में यदि ये दोनों कृत्रिम झीलें टूटती हैं, तो संबंधित नदी नाले वाले क्षेत्रों को नुकसान होगा या नहीं। डीसी किन्नौर डा अमित कुमार शर्मा ने बताया कि नेशनल रिमोट सेंसिंग व सीडेक के अधिकारियों के आते ही टीम गठित कर जुलाई माह के दूसरे हफ्ते में दोनों जगहों पर टीमों को भेजकर वास्तविक स्थिति की जानकारी हासिल की जाएगी। उन्होंने बताया कि किन्नौर प्रशासन कभी भी ऐसी कोई भी अप्रिय घटनाएं होती हैं, तो उनसे निपटने के लिए टीम पूरी तरह तैयार रहती है। सभी टीमों को समय समय पर मॉक ड्रिल भी करवाया जाता है। बता दें कि वर्ष 2000 सहित 2005 में तिब्बत के परचू में बनी कृत्रिम झील टूटने से सतलुज नदी में बाढ़ आ गई थी, जिससे किन्नौर, रामपुर बुशहर सहित तत्तापानी आदि कई क्षेत्रों में भयंकर नुकसान हुआ था। उन दोनों घटनाओं में कई लोगों की जान जाने के साथ करोड़ों की सरकारी व गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। आशंका जताई जा रही है कि यदि काशंग व सांदला कंडा में बनी कृत्रिम झीलें टूट जाती हैं, तो किन्नौर सहित सतलुज नदी के तटवर्तीय क्षेत्र में भारी तबाही भी मच सकती है। किन्नौर प्रशासन ने प्राइमरी स्तर पर इन झीलों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। समाचार नंबर 12, हिमाचल न्यूज। मणिकर्ण में फोटो खींचते पार्वती नदी में बही महिला। पर्यटन नगरी मणिकर्ण में फोटो खींचते समय हरियाणा की महिला पर्यटक उफनती पार्वती नदी में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई।
इस पर्यटक महिला का शव करीब 21 घंटों बाद घटना स्थल से कुछ दूरी पर सुमारोपा के पास गुरुवार को मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। हरियाणा एक पर्यटक जोड़ा मणिकरण घाटी घूमने आया था। यह जोड़ा कटागला के पास रुका था। गत बुधवार शाम ये दोनों पार्वती नदी किनारे उतरे और यहाँ पर फोटो खींचने में जुट गए, लेकिन फोटो खींचने के दौरान महिला पर्यटक अपना नियंत्रण पार्वती नदी किनारे के गोला आकार पत्थरों के ऊपर से खो बैठी और नदी में जा गिरी। पुलिस और रेस्क्यू दलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन उफनती पार्वती नदी में शाम के समय पता नहीं चल पाया। रात होने पर सर्च ऑपरेशन रुका। वहीं गुरुवार दोपहर महिला का शव सुमारोपा नामक जगह पर मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए कुल्लू भेजा। एसपी कुल्लू डा गोकुल चंद्रन ने घटना की पुष्टि की है। समाचार नंबर 13। राशन गायब करने पर 73 लाख जुर्माना। राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम देहरा के गोदाम से 1.25 करोड़ का राशन गायब करने पर करीब 73 लाख रुपए का जुर्माना ठूंका है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने 1 माह तक चली जांच में गोदाम के इंचार्ज को दोषी पाया है, जिसके आधार पर ही राशन के गायब होने पर 72,74,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। आगामी कार्रवाई के लिए सिविल सप्लाई को नोटिस भी जारी कर किया है, जिसमें राशन की पेनल्टी अदा करने को कहा गया है। मई माह में प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के देहरा गोदाम से बड़े सनसनीखेज मामले में 1.25 करोड़ की मार्केट वैल्यू का राशन गायब करने के मामले का खुलासा हुआ था, जिसके बाद ही खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से मामले को लेकर जांच पड़ताल की गई, जिसमें सामने आया है कि गोदाम के इंचार्ज ने ही बड़ा गड़बड़झाला करते हुए राशन को डिपुओं में भेजने के बजाय बेच दिया था। राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के देहरा स्थित राशन गोदाम से करीब 1.25 करोड़ रुपए की कीमत के राशन घोटाले में विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। आरोपी निगम के राशन गोदाम इंचार्ज को खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से 72,74,000 रुपए का जुर्माना ठूंका है। विभाग गायब राशन की बाजार कीमत के अनुसार विभिन्न नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए राशन की रकम सहित जुर्माना वसूलेगा। वहीं गोदाम इंचार्ज को देहरा स्थित गोदाम से हटा दिया गया है। आगामी कार्रवाई करने को नागरिक आपूर्ति निगम को कहा गया है। राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम का देहरा में राशन गोदाम है, जहां से क्षेत्र की 100 से अधिक उचित मूल्य की दुकानों के लिए सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली के अंतर्गत दालें, चीनी, नमक, तेल, गंदम, आटा और चावल समेत अन्य खाद्य सामग्री पहुंचती है। लेकिन मई माह में गोदाम से लगभग 1.25 करोड़ कीमत का राशन गायब हो गया। गोदाम में इस राशन की एंट्री थी, लेकिन उचित मूल्य की दुकानों पर यह राशन नहीं पहुंचा था। उधर राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम कांगड़ा स्थित धर्मशाला के मंडलीय प्रबंधक पंकज शर्मा ने कहा कि खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से पेनल्टी लगाई गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग कांगड़ा के जिला नियंत्रक पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि गायब हुए राशन की भरपाई सहित अन्य मामलों में नियमों के तहत 72 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। इस संबंध में निगम को आगामी कार्रवाई करने व जल्द से जल्द भरपाई करवाए जाने के संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।